आज के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बातचीत करते हैं। खासतौर से वो शेयर जो कि गूगल के ट्रेंड में ट्रेंड कर रहे हैं, उन शेयरों पे भी बातचीत होगी जहां खबरों के चलते काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बना हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे चैट बॉक्स में जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उनमें जिन शेयरों में सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे उनको भी हम इस कार्यक्रम में जगह देने की कोशिश करेंगे। एक एक करके तमाम शेयरों पर बातचीत करते हैं। अंशुल सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। और कल आपने BHEL का जिक्र किया था और आज BHEL गूगल के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में नंबर 1 पे चल रहा है स्टॉक मार्केट के लिहाज से। अभी BHEL की अगर तस्वीर देखें तो ये शेयर जो है करीब 4.25% ऊपर है कल की गिरावट के बाद। क्या अभी कोई जो है यहाँ पर मौका आप तलाशेंगे? यहाँ पर इनको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला हुआ है, 5400 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है BHEL को। उड़ीसा में कोल 2000 TPD अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है और इसी वजह से आज ये जो है रिकवरी, ये जो है रैली जो है देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी करंट लेवल पे? 283 का लेवल 4.25% ऊपर। तो देखिए, जो पुल या सड़क हम 3 साल में बनाते हैं वो चाइना 3 महीने में बना के खाली हो जाता है। और अगर जो न्यूज़ है कल ये सच हो जाती है कि चाइनीज कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो आप मान के चलिए कोई भी इंडियन कंपनी को देना पसंद नहीं करेगा, लुकिंग एट ओनली टेक्नोलॉजी फ्रंट, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं। जो काम 3 साल में हमारे आदमी करते हैं वो 3 महीने में कर देते हैं। तो अगर ये सही हो गया, इनके लिए ऑर्डर्स के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है इन फ्यूचर। दूसरी चीज, ये स्टॉक भी बाइंग क्लाइमेक्स करके आया था 295 के आसपास, उसी को रिटेस्ट किया था, इसलिए मैं इस फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था जो 6 हफ्ते का फ्लैग बना था। देखिए वर्टिकल नीचे डाउन मूव आई है, तो मैं कहीं भी रैलीज पे सेलिंग ही देखूंगा 295-96 के आसपास, या बजट के आखिरी हफ्ते तक, जनवरी लास्ट तक जो भी इसमें अपसाइड मिल जाए ले दे के बराबर कर लीजिए। उसके बाद जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो आप पकड़ के चलिए कि 267 पहला लेवल होगा। और गलती से भी 267 के नीचे क्लोजिंग आ गई, कल टेस्ट हुआ लेकिन आज रिकवरी है। जिस भी दिन 267 के नीचे क्लोज किया 211 का टारगेट खुलेगा। तो बजट के आखिरी हफ्ते आते आते इन स्टॉक से जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए IEX लेकर के आ जाइए। अभी इस पर जो है ट्रेड भी दिया था प्रदीप जी ने, और यहाँ पर सर खबर भी है और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी शामिल है। ये थोड़ा सा छुई मुई टाइप का है शेयर, बहुत जल्दी जो है नाराज़ भी हो जाता है, फिर तेज़ी से चलता भी है। आज 6% की रैली जो देखने को मिल रही है इसकी हियरिंग की वजह से। आपको बता दें कि इसकी हियरिंग अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और यहाँ पर उम्मीद ये है कि शायद जो है मार्केट कपलिंग केस के मामले में इनको कुछ राहत कोर्ट से मिल सकती है। अब ये कितनी राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये कोर्ट के फैसले के बाद पता लगेगा। लेकिन एक बार व्यू, चूँकि इस सेगमेंट में इस पर चर्चा नहीं हुई थी, तो इस सेगमेंट को लेकर के आपकी व्यू क्या है अभी IEX को लेकर के? और ट्रेड पर आप अपने दर्शकों को बता दें कि इस पर ट्रेड भी दिया गया है, जो लोग बाद में देख रहे होंगे। तो 164 और 170 के 2 टारगेट दिए गए हैं। सर, क्या टिप्पणी आपकी अभी इस खबर के बाद? बिल्कुल जी, देखिए मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पे मोमेंटम आया है, मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड मुझे लगता है कि पॉसिबल है। और अगर बाई चांस कैरी फॉरवर्ड नहीं भी होता है तो इस केस में आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मैंने 151 के आसपास दिया। और जिस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है मुझे लगता है कि 164 एंड 170 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो फिलहाल अभी तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा, क्योंकि जिस दिन स्टॉक गिरा था ऑलमोस्ट 200 से, उसके बाद लगातार हमने देखा है कंसोलिडेशन नैरो रेंज के अंदर फंसा हुआ था, ऑलमोस्ट 148 150, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। तो आज बहुत दिन बाद 150 के ऊपर सस्टेन हो रहा है और स्पेशली 155 156 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये जो फॉलो अप बाइंग अभी देखने को मिल रहा है, ये बाइंग मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और 164 170 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप टारगेट लेके 151 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि न्यूज़ कभी भी आ सकता है। तो इस हिसाब से 151 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉप लॉस अवश्य फॉलो करें, और चूँकि जब खबरें रहती हैं तो बहुत तेज़ी से मोमेंटम होता है, तो पहले से लगा करके रखें स्टॉप लॉस, ताकि जो है अगर तेज़ी का रहा तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव कोई इसका खबर आती है तो फिर स्टॉप लॉस आपकी पूंजी की रक्षा करता है। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं और ये है इरेडा। इरेडा आज गूगल के ट्रेंड में शामिल है और इसलिए भी शामिल है कि आज है इसके रिजल्ट्स।
तो नतीजों को लेकर के हमारी निगाहें रहेंगी। लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 137 रुपये 31 पैसे का लो लगाने के बाद यहाँ पे करीब 2-3 रुपए की रिकवरी जो है आई है लोअर लेवल से। अब ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ 141 के आसपास ट्रेड करता हुआ 140 रुपये 80 पैसे का भाव रेडा पे देखने को मिल रहा है। अंशुल जी, आज नतीजे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी? ये भी एक ऐसा शेयर है जिसमें कि रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहा। आईपीओ के टाइम पे बहुत धुआंधार तरीके का रिस्पांस और उसके बाद भी लंबे समय तक ये चलता रहा। अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए, एडा में लास्ट मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हैमर कैंडल की फॉर्मेशन थी, और हैमर अपनी जगह ठीक है, बट हैमर ने एक चीज बहुत अच्छी की है कि वॉल्यूम ठीक ठाक खींचा है और 8 महीने के 9 महीने के लोज को स्वीप किया है। 9 महीने का लो 137 था, तो हैमर के हाई के ऊपर टिकना थोड़ा सा जरूरी है। 144 रुपये 50 पैसा अगर इसके ऊपर टिकता है तो पहला रेजिस्टेंस 50 वीक मूविंग एवरेज पे आएगा 157, जिसको आप टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर निकला तो फिर 173-74 तक की तेजी आ सकती है, प्रिसाइसली 174 रुपये 60 पैसे तक की। तो ये 2 लेवल आप वॉच कर सकते हैं। अगर हैमर हाई 144.50 निकला तो 156.78 और 174.6। ठीक है, ये बात है। तो अभी के लेवल पे जिनके पास है या जो खरीदना चाह रहे हैं उनको क्या करना क्या है अभी? तो देखिए, लो बीटा काउंटर है तो आपको बहुत जल्दी से अपसाइड नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करके कछुए की चाल चलेगा। अगर पेशेंस है, धीरे धीरे चलने वाले काउंटर्स आप झेल सकते हैं तो फिर बिल्कुल ले सकते हैं। 156.78 174.60 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे, पर इतना स्लो चलने वाला काउंटर मैं जनरली पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि पेशेंस रन आउट हो जाता है। तो जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए। नई खरीदी के लिए आप कोई मोमेंटम वाले काउंटर देख लें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, अगला सवाल वही रहेगा सर आपसे कि, और ये बहुत लोगों के भी सवाल हैं सर, बाज़ार इतना तेज़ गिर रहा है या गिर रहा है, कहीं पे कुछ मोमेंटम वाले शेयर हैं क्या? पूछिए ज़रा अपने एक्सपर्ट से। तो अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी हो तो बताइएगा सर। अगले सवाल के लिए आएंगे आपके पास। अगला सवाल जो है प्रदीप जी के लिए है। वहाँ एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो कि हम देख रहे हैं कि आज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो है ऑयल इंडिया का। ऑयल इंडिया को देखिए सर, आज हालांकि इसको सोचा था सेकंड सेगमेंट के लिए, जब पीएसयू डिस्कस करेंगे तब लेंगे, लेकिन अभी चलिए ठीक है, आज मोमेंटम में है। 3.5% ऊपर नए इंट्राडे हाइज बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। ऐसे में क्या इस तरह की जो कंपनियां हैं कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी? 3.5% की तेज़ी ऑयल इंडिया में, आपकी टिप्पणी प्रदीप जी? विपुल जी, 1 सितंबर 2025 में लास्ट ईयर ही हमने देखा था, 2-2.5 महीना पहले ही ऑलमोस्ट 387-390 के आसपास ऑयल इंडिया आया था और वहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। अगेन फिर से हमने 396-400 से बाउंस बैक करते हुए देखा, और आज भी आप देखेंगे तो 412 के आसपास का लो था, अभी 424 के आसपास चल रहा है। तो मल्टीपल टाइम ये हमने देखा है पास्ट में भी 400 के आसपास एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। थोड़ा अगर हायर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, और मुझे लगता है कि एक बढ़िया बाइंग जोन के आसपास है, वैल्यू जोन के आसपास है, तो बाई करना चाहिए। अगर आप करेंट जोन से फ्रेश बाई भी करके जाते हो, इस केस में आपको स्टॉप लॉस मैक्सिमम 395 में मेंटेन करना चाहिए। अगेन स्टॉक आपको 480-500 तक आते हुए दिखाई देंगे, और अगर किसी के पास है ऑलरेडी स्टॉक तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना चाहिए, बने रहना चाहिए। मैं बहुत ही बुलिश हूँ ऑयल इंडिया को लेके। तो अभी क्या करें, खरीद सकते हैं अभी या फिर वेट करें नीचे आने का? जी जी, एज ए इन्वेस्टर्स अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको 395 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 395 यानी 395 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इटर्नल को, चलिए इटर्नल प्रदीप जी से पूछ लिया जाएगा। इटर्नल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी हैं। इटर्नल आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी शामिल है, लेकिन इन सब के बीच में सर आपका व्यू जानना चाहेंगे यहाँ पर वोडाफोन को लेकर के। वोडाफोन की खबर ज़रा पहले स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और उसके बाद से राय जानना चाहेंगे। और वोडाफोन पे चूँकि रिटेलर्स की काफ़ी पोजीशन रहती है और काफ़ी सवाल भी हैं, तो दोनों लोगों के, दोनों एक्सपर्ट की राय जानना चाहेंगे। हाँ, 87,695 करोड़ के बकाया मामले में सरकार की तरफ से एक और बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है। डीओटी से एजीआर बकाया पर आधिकारिक कम्युनिकेशन जो है वो
वोडाफोन को मिल चुका है। ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। आज सुबह जो है काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था, हालांकि बाजार की गिरावट में ये भी ऊपरी से स्तरों से नीचे आया है। 2006-07 से 18-19 से जुड़े AGR बकाया को फ्रीज किया जाएगा, जो कि पुरानी खबर थी। बाद में कहा गया कि वोडाफोन आइडिया को इसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इसका भुगतान जो है वो तय सीमा के तहत जो है वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और मार्च 2026 से मार्च 2031 के बीच 124 करोड़ का भुगतान करना होगा। तो ये एक थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए है। और मार्च 2032 से मार्च 2035 के बीच 4 सालों तक हर साल 100 करोड़ रुपए की पेमेंट जो है वो जो है करनी होगी। और बाकी का जो AGR है वो मार्च 2036 से 2041 के बीच करना होगा। तो ये फिलहाल के लिए अपडेट यहाँ पर। और अभी अगर हम देखें वोडाफोन आइडिया का शेयर, तो आज फिर से 12 का लेवल तोड़ा था। 12 रुपये अब इसके लिए थोड़ी सी नई चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 रुपये 52 पैसे का हाई लगाने के बाद नीचे आया है। सर क्या टिप्पणी अंशुल सर आपकी? सर ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। 10:47 पे बाइंग आती है और 13:20 तक जा सकता है। बट अगर अच्छे अच्छे काउंटर और मोमेंटम वाले काउंटर हैं तो फिर इन काउंटर्स में क्यों ट्रेड करना, जहां एक नेगेटिव न्यूज और 10-12% की डाउन मूव आ जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है इन काउंटर्स में, जहां पैसा तो बन सकता है बट रिस्क आपकी इतनी हाई है। रिस्क ऑफ रूइंग जहां पे हाई हो, थोड़ा सा हाथ रोक लेना चाहिए। बट अगर ले ही चुके हैं तो 13:20 का टारगेट खुला हुआ है। चलिए, ले चुके हैं तो 13-20 का टारगेट खुला हुआ है। नहीं लिया है तो अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के खरीदने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे विकल्प ज़्यादा मौजूद हैं। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? सर देखिए, जो न्यूज़ आया है ना सर, इसके दम पे ही स्टॉक 7-8 रुपीज़ से हमने देखा 12 रुपीज़ तक आया है और बहुत हाई बीटा काउंटर है, बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो करेंट जोन से तो बाई करने का सलाह एक्चुअली मैंने वोडाफोन पे कभी दिया ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है बने रहिए, लेकिन 10.50 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आपने बाई चांस स्टॉक को 9 रुपीज़ 8 रुपीज़ पे बाई किया है तो 10.50 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। आपको याद होगा विपुल जी, हमने इंडस टावर का कॉल दिया था कंपेयर करते हुए वोडाफोन आइडिया के साथ। आज 440 मेरा वही सवाल अगला है, तो आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं जी। हाँ जी जी जी। तो वही है, हमने देखा कि जब हमने कॉल दिया था वो 340 के आसपास का प्राइस था। अभी जिस तरीके से ऊपर आया है, और अभी भी मैं इंडस टावर को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा। अगर 450 इसके ऊपर एक बार सस्टेन कर जाता है, स्टॉक आपको आने वाला दिनों में 525 550 तक मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वोडाफोन आइडिया में क्योंकि अभी भी जो है चीजें क्लियर नहीं है, प्रपोजल आया है, कंफर्मेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी वेट करना चाहिए। और मैं वही बोलूंगा कि मार्केट कैप अगर देखेंगे, डेट देखेंगे, हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया है। सो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा वॉलेटाइल लगता है वोडाफोन आइडिया। सो इसीलिए मेरे तरफ से तो अवॉइड ही करना बेटर रहेगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो 10.50 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है एक बार ट्रेल करते जाइए। इंडस टावर पे क्या व्यू होगा अभी जरा फिर से एक बार रिपीट टावर पे सर जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने का ही सलाह होगा। और 450 अगर ब्रेक होता है और 1-2 दिन क्लोजिंग होता है इसके ऊपर 450 एंड अबव, तो मुझे लगता है कि अगेन स्टॉक आपको 525 एंड 550 तक मिल सकता है। चलिए, ये बात जो है वो इंडस टावर को लेकर के निकल के आई है। अभी 2.5% की तेज़ी, 442 के आसपास इंडस टावर का शेयर ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर आप निगाहें रखिए। आज 454 रुपये 95 पैसे का हाई यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर एक काउंटर और जो कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है, पावर माफ़ कीजिएगा ऑटो स्टॉक से, वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में धीरे करके जो है एक रिकवरी जो है बीते कुछ महीनों में आती हुई दिखाई दी है। अंशुल जी कैसे देख रहे हैं आप इसे? 3.25% ऊपर है, क्या कोई स्विंग ट्रेड की कोई गुंजाइश 190 के आसपास है यहाँ पर? आपका व्यू क्या है? क्योंकि अभी अपने जो 52 वीक हाइज हैं उसकी तरफ फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर? 200 के ऊपर जाएगा? तो देखिए, अशोक लीलैंड में 50 हफ्ते का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 18 अगस्त को 126 के आसपास। टारगेट लगभग उसका 199 रुपए था, जो ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। अगर स्विंग ट्रेड करना है तो 4 दिन की एकदम शैलो लो वॉल्यूम पुल बैक थी और आज वॉल्यूम और ओपन लो के साथ 10 मूविंग एवरेज से चल रहा है। इमीडिएट 186 का ब्रेकआउट बना है, तो अब स्टॉप लॉस 184 का कर लेना चाहिए और अगर खिंचा तो 199 तक खिंच जाएगा। बाकी जिनके पास पुराना कप कैंडल ब्रेकआउट का लॉन्ग पड़ा हुआ है उनके लिए 178 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो नया ले रहे हैं उनके लिए 184 का स्टॉप लॉस रहेगा। 199 राउंड फिगर 200 के आसपास है, वहां प्रॉफिट बुक जरूर कर लें। चलिए, ये बात है अशोक लेलैंड को लेकर के। चलिए, वाह प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रदीप जी।
विपुल जी अपडेट देना चाहूंगा। आई थिंक आईएक्स में न्यूज आ चुका है, वो नेगेटिव न्यूज ही होगा। आईएक्स का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो हाँ, ये काइंडली एक बार हमारे एक एग्जिट, दर्शक ने अभी एक अपने बार हाँ। हाँ एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कशन किया, इतना टारगेट अचीव होता है तो एक स्टॉप लॉस आया है, विद प्राइस एक्शन रेस्पेक्ट करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करना चाहिए। नीलकमल चौहान जी, आपके बोलने से पहले जो है ये हमारे दर्शक इतने अलर्ट रहते हैं, कह रहे हैं सर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये है कि दर्शक पूरी तन्मयता के साथ देखते हैं। देखिए ये यही बात कह रहे थे कि जब खबर आने वाली होती है तो फिर इसी तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है कि अब जैसे वोडाफोन वाले दिन बहुत ज़्यादा वोल्टिलिटी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर जैसे फाइन प्रिंट्स आएंगे तो हो सकता है कुछ रिकवरी भी आ जाए, लेकिन अभी के लिए एग्जिट कीजिए क्योंकि तेज़ी से गिरावट बढ़ रही है। 146 ये वैसे भी थोड़ा सा छुई मुई, मैंने कहा था ना कि थोड़ा छुई मुई टाइप का है भी शेयर ये। ज़रा सी कोई खबर आती है तो बहुत तेज़ी के साथ फिर रिकवरी में बहुत टाइम ले लेता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए एग्जिट जो है करने की सलाह यहाँ पर निकलिए यहाँ से, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं। और आपके लिए जो सवाल था मेरा, वो सवाल था प्रदीप जी इटर्नल को लेकर के। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, थोड़ा तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है इटर्नल के अंदर। क्या व्यू रहेगा इटर्नल को लेकर के? अभी होल्ड करें, और जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कोई गुंजाइश है इटर्नल के अंदर? सर मैं सर हाँ सर, आप ही आपका ओके नंबर था इस बार। वो तो ओके। आईएक्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया जी। सर देखिए 288 के आसपास का मुझे लगता है कि जोमेटो का भी का प्राइस चल रहा है, एंड रिसेंटली हमने देखा कि एक बार एक बेस बनता हुआ ऑलमोस्ट 278 280 के आसपास हमने देखा है, अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन है, फिर से बाइंग देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक आपको 325 एंड अबव मिलेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही। चलिए ठीक, ये बात हो गई इटर्नल को लेकर के, जोमेटो को लेकर के। और अब थोड़ा सा काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं, और गूगल के ट्रेंड में तो नहीं है, लेकिन सर ये जो कैपिटल मार्केट वाले जो शेयर्स हैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। बहुत लोग की को अच्छा ट्रेडिंग मौका भी मिला, ऊपर की तरफ से गिरता है फिर नीचे से बाय करते हैं लोग, खरीदते हैं। बीएससी से शुरू करते हैं सर, बीएससी, ग्रो, सीडीएसएल, एनएसडीएल, इन चार शेयरों पे आप सबकी राय एक एक करके लेते हैं। पहले अंशुल जी आपसे बीएससी पर राय जानना चाहेंगे। आप सर सीडीएसएल देख लीजिएगा प्रदीप जी, तब तक बीएससी पे अभी क्या करना चाहिए? ये लेवल ठीक है या और नीचे आने का वेट करें? 2700 के आसपास कैसा लग रहा है बीएससी आपको, और इससे क्या उम्मीदें हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर के बैठे हुए हैं? 2026 से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? तो देखिए ग्लोबली अगर स्टॉक मार्केट लगभग 12-15% का सीएजीआर रिटर्न देता है, तो उस कंट्री का इंडेक्स का स्टॉक लगभग 20% का सीएजीआर रिटर्न देता है। तो अगले साल भी मतलब 2026 में भी हम मार्केट में मान के चल रहे हैं लेटर हाफ में तेजी बनेगी। तो बीएससी में बहुत ज्यादा कोई डाउनसाइड नहीं मिल सकती है, बट 2575 नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूटा तो फिर 2326 की डाउनसाइड खुलेगी। अगर ले रहे हैं, क्योंकि 10, 20, 50 डेली मूविंग एवरेज और 10 और 20 वीकली मूविंग एवरेज दोनों पे खड़ा है, प्रोबेबिलिटी 2800 की, और 2800 निकला तो 3024 की बनेगी। बट हर कीमत पे 2575 का स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे तो फिर जो डाउनसाइड खुलेगी वो आपको झेलनी पड़ेगी। तो 2575 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यहाँ पे बाई कर लीजिए। ऊपर में 2800 और 3024 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ये बात यहाँ पर बीएससी को लेकर के है। सीडीएसएल सर, प्रदीप जी आप बताइए जरा सीडीएसएल को लेकर के क्या व्यू है, और यहाँ पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो जी एक बार ना मैं डीप के लिए वेट करूंगा 1438। मुझे लगता है कि अभी का तो प्राइस है, अगर 1430 इसके नीचे सस्टेन होता है तो अगेन ना हमको 1300 तक मिल सकता है, 1350 तक इजीली मिल सकता है। तो बाय ऑन डीप करने का ही सलाह होगा। बाकी फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया कंपनी है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। अगेन आपको स्टॉक 1650 1700 शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आते हुए नजर आएंगे। मतलब जिनके पास है वो होल्ड करें ना? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो नीचे आने का वेट करें। तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पर राय निकल के आती हुई अगली टिप्पणी जो है वो ग्रो को लेकर के अंशुल जी से कल भी हमने बातचीत की थी, और आज भी राय जानना चाहेंगे उनकी। 160 के आसपास से ट्रेड करता हुआ अंशुल जी, ये लेवल ठीक है? एक बार चूँकि हर रोज़ नए ग्राहक नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, तो क्या व्यू रहेगा? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेली सुनना भी चाहते हैं, जिनके पास बड़ी पोजीशन होती है। तो ग्रो पर अभी करंट लेवल पे क्या आइडिया रहेगा आपका? सर ग्रो में 31 दिन का कपनैंडल पैटर्न बना है, जिसको आप आईपीओ बेस की तरह मान सकते हैं, क्योंकि नया स्टॉक है और आईपीओ वाला है। 31 दिन का कपनैंडल आईपीओ बेस है। अगर 165 के ऊपर टिका
तो इसमें आप लॉन्ग कर सकते हैं 179, 193, 80 तक के लिए। बट 164 निकलते समय आपको एटलीस्ट ओपन लो होना चाहिए और वॉल्यूम कम से कम 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 50% होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीट करते हुए 164 का ब्रेकआउट देता है, मेरा पूरा इंटरेस्ट होगा 179.50, 193.80 तक के लिए, और स्टॉप लॉस बनेगा 154.50। जब तक एंट्री कंडीशन मीट ना हो, साइड में बैठे देखते रहिए। अच्छा डेवलपमेंट है, जब कंफर्म ब्रेकआउट बने तो रिस्क लेना चाहिए। नहीं तो ये जो आपने बताई है तमाम टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें बहुत सारे लोग तो समझते नहीं है कि भाई क्या होता है 50 डे, क्या होता है 200 डे मूविंग एवरेज, क्या वॉल्यूम क्या है। हमारे तो दर्शक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकान पे बैठ करके ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए सीधी आसान भाषा में अगर उनको समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? क्या देखें या फिर सीधे सवाल पूछें उसके बाद से एंट्री लें? तो देखिए, सबसे बेहतरीन चीज होता है मछली पकड़ना सीख लेना। अगर आप मछली पकड़ना सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और जब तक नहीं सीख रहे हैं, अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट बनेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप लाइव शो में दर्शकों को बता दीजिएगा। तब तक के लिए आपको हमारी मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन हमेशा उद्देश्य रखिए सीखने का। अगर सीख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये सलाह है कि ज्ञानवर्धन करते रहिए और जो है कला जो क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसकी सीखते रहिए। तो उसके लिए लगातार हम आप लोगों के लिए एक के बाद एक वेबिनार लेकर के आ रहे हैं। अभी जो है कल जो है एक वेबिनार जो है रचित जी के साथ है, उसमें आप जुड़िए। आगे चल कर के अंशुल जी के साथ भी वेबिनार हम करेंगे ताकि अलग अलग तरीके से आपको बाज़ार की समझ जो है वो होती रहे। तो ये स्कैनर जो है आपकी स्क्रीन पर है और अब दिन बचे नहीं है, कल ही कल का है, तो आज ही का दिन है आपके पास। तो आज अगर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वरना फिर आपकी रिजर्वेशन आपका कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो अब तेज़ी के साथ सीटें भर रही हैं, तो आप फटाफट स्कैन कीजिए और हमारे जो है खास वेबिनार का हिस्सा बनिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या महत्वपूर्ण होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पे किन चीज़ों को देखना चाहिए, फंडामेंटल देख रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन पे खास तौर से तवज्जो देनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी डिटेल में कल बातचीत होगी। तो बिल्कुल आप हिस्सा बनिए इसका। चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है यहाँ पर जानना चाहेंगे NSDL को लेकर के। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी? सर, NSDL को लेके मुझे लगता है कि अभी भी एक बार वेट करना चाहिए। 10151 के आसपास का प्राइस चल रहा है। रिसेंटली हमने देखा IPO के बाद 2-4 दिन के बाद ही कितना रैली हुआ था। उसके बाद लगातार ना ऑलमोस्ट 4-5 मंथ हो रहा है। मुझे लगता है कि 4-5 मंथ का अगर आप चार्ट देखेंगे मंथली कैंडल पे, ईच एंड एवरी मंथ नीचे ही क्लोजिंग हो रहा है। सो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है कि स्टॉक में फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। एक बार 1000 के नीचे अगर मिलता है देन वी शुड रिव्यू एटलीस्ट, लेकिन अभी तो फिलहाल अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। अभी अवॉइड करने की ही सलाह रहेगी, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इसको लेकर के। चलिए, अब कुछ एक जो है हमारे जो चैट बॉक्स है उसमें से कुछ एक सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल जो है वो अंशुल जी के लिए है कि अंशुल जी सुजलॉन के ऊपर टिप्पणी कर दें। अंशुल जी, अब आपके कोई बड़े प्रशंसक हैं और वो चाह रहे हैं कि 53 पे लिया हुआ है इन्होंने, कह रहे हैं कि आज की गिरावट को देख करके, नमस्कार अंशुल सर, सुजलॉन एनर्जी बाई प्राइस 53, व्हाट कैन आई डू, वेट, सेल और एवरेज, क्या सलाह रहेगी आपकी राय जानना चाहते हैं। तो देखिए, सुजलॉन में मई 2025 में जो अर्निंग्स आई थी, मंथली कैंडल बनी थी बड़ी, जिसका हाई था 74 रुपये 30 पैसा और लो था 51 रुपये 10 पैसा। लास्ट मंथ उसके लो को स्वीप करके हैमर टाइप ऑफ कैंडल बना के क्लोज किया है। तो मैं वेट करूंगा हैमर हाई क्रॉस होने का, जो कि है 55 रुपये 5 पैसे के ऊपर। तो अगर सुजलॉन फ्रेश बाइंग करनी है तो 55.5 के ऊपर अगर आपके पास है तो हर कीमत पे वीकली क्लोज 1 से 2 हफ्ते अगर 51 के नीचे क्लोज होता है, एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। आपका सवाल होगा कि यहाँ पे एग्जिट करके 10% ऊपर 55 पे क्यों लूं? तो मेरा जवाब यही होगा कि महंगा खरीदिए, महंगा बिकेगा। सस्ता खरीदने जाएंगे तो और सस्ता बिकता जाएगा, जो रेलवे डिफेंस PSU में आपने बाइंग क्लाइमेक्स के बाद देखा। हमेशा मोमेंटम में महंगा खरीदिए और महंगा बेचिए, सस्ता खरीदने की कोशिश मत कीजिए। सस्ता खरीदने की कोशिश मत कीजिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। वैसे भी कहावत भी तो कही जाती है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। वो उत्तर प्रदेश में है, काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं
कि मतलब जो है अगर आप महंगा लेंगे तो एक बार के लिए थोड़ी आपकी कीमत ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर वो टिकता है सामान, ऐसा कहते हैं। मतलब बाकी सामान के बारे में, तो शेयर के बारे में भी यहाँ पर अंशु जी का मानना यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुजलॉन के बाद एक शेयर और जिसमें कि रिकवरी आ रही है, जिस पे कल लोअर सर्किट पे बातचीत हुई थी अंशु जी से। प्रदीप जी, आज आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए ज़रा मीशो, मीशो में काफ़ी पिटाई के बाद 2 दिन तो खास तौर से इनका चूँकि जो एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन था वो खुला था, तो 2 दिन से लोअर सर्किट यहाँ पर लग रहे थे। अब ये लोअर सर्किट खुला है और उसके बाद से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या ये कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है या फिर एक छलावा है? आप कैसे देख रहे हैं मीशो को? सर बहुत ही छोटा सा एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि यूज करना चाहिए यहाँ पे 160 का। और मैं डे वन से ही बोल रहा हूँ, जैसे 190 पे भी था तभी मैंने बोला 160 अगर ब्रेक होता है तो मुश्किल है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे लगता है कि 160 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। 164.5 से जिस तरीके से हमने एक रिकवरी देखा, एक बार ना आपको 185-90 तक इजीली मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी नहीं होगा, क्योंकि चार्ट ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। रिसेंट लिस्टिंग है, लिस्टिंग के बाद हमने एक अप मूवमेंट देखा, फिर से करेक्शंस। सो कहीं ना कहीं अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो मैक्सिमम 10 रुपीज़ का एक रिस्क आपको लेना है, और आपको आप लॉन्ग करके जा सकते हो। लेकिन 10 रुपीज़ के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन जरूर कीजिए। 160 के अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा, बाकी आप लॉन्ग करके जा सकते हो अभी भी। बाकी आप अभी करंट लेवल पे लॉन्ग करके जाएं तो 160 का स्टॉप लॉस लगाए ना। जी जी जी, ऑलवेज स्टॉप लॉस यूज करना है। अगर स्टॉप लॉस यूज नहीं करेंगे तो लॉस बहुत बड़ा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ योर फर्स्ट लॉस इज योर बेस्ट लॉस। और जैसा कि आईएक्स में हमने देखा, ये तुरंत देखिए अभी फिर से रिकवरी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना वॉलेटाइल हो जाएगा अभी। जैसे कि मैंने कॉल दिया, तुरंत न्यूज आ गया, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो इसीलिए मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि 151 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आईएक्स में मेंटेन करना चाहिए। देखिए अभी फिर से जिस तरीके से रिकवरी आ रहा है, लेकिन यही होता है स्टॉक मार्केट पे, आपको ऑलवेज ऑल स्टॉक में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और मैंने आपको इसीलिए आप बताने से पहले मैं हाईलाइट कर दिया, क्योंकि अपन अगर कॉल दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एनालिस्ट का होता है। अगर सामने से मेरा 10 कॉल हिट हो रहा है, तो अगर कोई एक कॉल का टारगेट स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है तो वो भी आके मुझे ही बोलना चाहिए। इसीलिए एज ए रिस्पॉन्सिबल एनालिस्ट मैंने आपको तुरंत इन्फॉर्म भी कर दिया। और मीशो में सर मुझे लगता है कि 160 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन कीजिए, और करेंट जोन से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें खोने का ज्यादा है नहीं। 10 रुपीज ही है, अगर मिलता है तो अगेन आपको 200 एंड अबव मिल सकता है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और एक जो है शेयर छूट गया था, वो जो हम लोग कैपिटल मार्केट की बात कर रहे थे, वो कमोडिटी एक्सचेंज हमारा एमसीएक्स। अंशु सर जरा देखिए, काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी है कि सर आपने ये छोड़ दिया, तो हमने कहा कि तुरंत इसको पकड़ लिया जाए। 2251 के आसपास चल रहा है सर। स्प्लिट होने के बाद कैसा लग रहा है आपको? 1% के आसपास की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। इन लेवल्स पे कंफर्टेबल हैं आप? तो देखिए जनरली स्प्लिट बोनस होने के बाद 4-6 महीने के लिए स्टॉक डाई डाउन हो जाता है, बट बीइंग एन एक्सचेंज काउंटर शायद इसमें नॉर्मली मिल जाए आपको। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2176 है, इसके नीचे स्टॉक खराब होने लगेगा, तो फ्रेश बाई की तो सलाह नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंस भी क्लियर है, स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, तो लिक्विडिटी भी बढ़ी है, उसको भी डाइजेस्ट करना जरूरी है। तो अगर है तो 2176 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे रहिए। मोमेंटम जब तक मार्केट आपको बाहर ना फेंके तब तक बने रहिए, और 2176 के नीचे अगर मार्केट आपको बाहर फेंके तो फिर स्टॉक से 4-6 महीने किनारा कर लीजिएगा। कोटक एचडीएफसी बैंक याद कर लीजिए, स्प्लिट बोनस के बाद से 5-6 महीने साइडवेज है। बाकी काउंटर भी, रिलायंस जब गया था तो 4-6 महीने साइडवेज चला गया। बड़े काउंटर जब स्प्लिट बोनस इस टाइप की कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट आते हैं तो 4-6 महीने लगता है उनको लिक्विडिटी डाइजेस्ट करने में, तो इसको भी लग सकता है। बट जब तक 2176 नहीं टूट रहा है, मोमेंटम है, मोमेंटम प्ले करते रहिए। ठीक है सर। अब जरा मैं चूँकि इस सेगमेंट को समाप्त करके अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे, जाने से पहले सर जो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे समस्या है, वहाँ पे समस्या है, लेकिन अभी कुछ इस गिरते बाज़ार में कुछ ख़रीदने के मौके हैं क्या? क्योंकि आप दोनों लोग एक्सपर्ट्स ने यही कहा कि इंडेक्स पे नहीं, शेयरों पे फोकस कीजिए। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो शेयर हैं कौन से जहाँ फोकस किया जाए। कुछ पे हम लोगों ने बात की, आप लोगों ने लेवल्स भी बताए, लेकिन आपके कोई पसंदीदा शेयर हैं जो कि 2-4-6 महीने के लिए रखे जाएं? कुछ ऐसे जो कि आपने ट्रेडिंग के लिए सोच रखे हों, या फिर इन्वेस्टमेंट का ही व्यू अभी बाज़ार पे होना चाहिए? क्या राय रहेगी अंशुल जी आपकी? तो देखिए जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि मैं मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप प्लेयर हूँ, जहाँ पे 25-30%, 40% वीक मार्केट में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बहुत बड़े बेसिस फाइंड करना पसंद करता हूँ, जहाँ पे एक सेक्युलर बुल रन रहे, जैसे एलटीएफ में, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में, इनमें मिला है। अब 2 स्टॉक हैं जहाँ बड़े बेस ब्रेकआउट आए हैं, मार्केट का माहौल खराब है, तो थोड़ा सा
रिस्क मैनेजमेंट बहुत तरीके से कीजिएगा, नहीं तो फिर कैपिटल फंसने की संभावना बहुत आई है। पहला है, एक मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट पे भी छोटा सा ज्ञान देके चला जाता हूँ, जी जी। आत्मसात कीजिएगा इस पे। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो IDBI कटोरा लेके बैठे रहते थे, जो आ जाए ज्ञान, मतलब उसमें मतलब जितना मिल जाए उतना अच्छा है। जी सर। कटोरा नहीं सर, झोली, झोली ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। चलिए ठीक है। जी सर ठीक देखिए, है। आईडीबीआई बैंक में 722 हफ्ते का वीसीपी का ब्रेकआउट है 105 रुपए पे। 92 रुपए का आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बनेगा, और इसको एक साल का अगर आप समय देते हैं तो 153 रुपए का, यानी लगभग 45% की अपसाइड आपको मिल सकती है। एलटीएफ याद कर लीजिए, 400 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था, 170 पे जब ब्रेकआउट आया, नॉन स्टॉप स्टॉक ने 300 रुपए तक की रैली दी। वही एम फिन में था, लगभग 400 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट, वो भी 316 से लगभग 400 नॉन स्टॉप चला। सेम श्रीराम फाइनेंस में था, बड़े बेस से ब्रेकआउट, नॉन स्टॉप मोमेंटम। तो आईडीबीआई अगर आप 2011 से चार्ट देखेंगे तो 722 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, 92 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 153 रुपए का टारगेट है। यहाँ पे मैं आपको पोजीशन साइजिंग एक बार समझा देता हूँ कैसे करना होता है। जी मेरे मन में आ रहा है कि 100 ले लूं या 500 ले लूं या 1000 ले लूं, मुझे लग रहा था, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप ट्रेडर हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर मैं 105 रुपए में खरीद रहा हूं, मान लीजिए मेरा कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो मैं अगर ट्रेडिंग करने जा रहा हूं, मैं 1% रिस्क ऑन कैपिटल लूंगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्योंकि आईडीबीआई इन्वेस्टमेंट कॉल है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो 4% रिस्क लूंगा अपनी कैपिटल का। अगर मेरी कैपिटल 1 लाख है, एक एग्जांपल के लिए मेरी कैपिटल 1 लाख है, तो 4% हुआ 4000 रुपए। आप 105 में खरीद रहे हैं, स्टॉप लॉस आपका 92 रुपए क्लोजिंग, यानी 13 रुपए की आपकी रिस्क है। 4000 रुपए को 13 से डिवाइड करेंगे, आता है 307। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, 4% रिस्क ऑन कैपिटल आप ले रहे हैं, तो 307 क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए। इससे ज्यादा कोई भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं तो आप ट्रेडर नहीं हैं, आप फिर धर्मराज युधिष्ठिर हैं और कुरुज सभा में बैठे हैं। 12 बरस का वनवास, 1 बरस का अज्ञातवास मिलेगा। ट्रेडिंग इज मोर रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन देन बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग सेलिंग एक बटन से हो जाती है, वो बहुत आसान है, एंट्री बैरियर नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते हैं, मान लीजिए आपने 20 रुपए की रिस्क ली और 20 रुपए का आपका टारगेट है 1:1, आप 60% भी सही होंगे ना, तो ब्रोकरेज और टैक्सेस मिला के आप 0 पे खड़े रहेंगे। तो हमेशा 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है। 13 रुपए के रिस्क के सामने 45 रुपए का रिवॉर्ड है, तो अगर गया तो 4% ऑफ द कैपिटल, आया तो 12% ऑफ द कैपिटल। आप 50% भी सही रहेंगे तो आप नेट प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो एक पहला आईडीबीआई देख लीजिए, दूसरा स्टॉक यूनियन बैंक। वैसे मेरे को सरकारी बैंक बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, बट यूनियन बैंक में लगभग 422 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट बन रहा है 156-57 के ऊपर। 148 का स्टॉप लॉस आना चाहिए छोटा सा, अगर कटा तो दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा बाई करेंगे, बट 148 का स्टॉप लॉस और पूरे पैटर्न का टारगेट 300 रुपए बनता है। तो ये दो स्टॉक आप देख सकते हैं। क्वांटिटी कैलकुलेटर और रिस्क मैनेजमेंट जरूर यूज कीजिए, क्योंकि 50-60% से ज्यादा सही होना पॉसिबल नहीं है, और 50-60% अगर सही होके प्रॉफिटेबल होना है, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, इसमें 140 जो नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं वो सही है ना सर? 148 का स्टॉप लॉस और 300 का टारगेट है ना सर? जी बिल्कुल। ठीक, और ये 1 साल का नज़रिया है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये दो जो लोग निवेश के लिए लगातार जो है टिप्पणी कर रहे थे, उनके लिए 2 शेयर अंशु जी की तरफ से हैं, जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। ऐसा नहीं कि सारी पूंजी एक जगह आपने लगा दी है, वो बहुत ही गलत तरीका है। कि अगर ये ट्रेड फेल भी हो तो आपको जो है बाकी ट्रेड में फ़ायदा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो फॉर्मूला आपको बताया गया है आप उसे फॉलो करें। पहला ट्रेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ट्रेड है ये 300 रुपये के लक्ष्य और स्टॉप लॉस 148 का रखें यहाँ पर। इसके अलावा आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है आईडीबीआई बैंक को लेकर के, जिसमें कि आपको 153 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 1 साल के नज़रिए के लिहाज से अच्छा अपसाइड है यहाँ पर, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया गया है 92 के लिहाज से, 92 का आपको रखना होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2-2.25% की तेज़ी। तो दोनों ही शेयर अच्छे चल रहे हैं, दोनों में ही खरीदारी करने की सलाह है। और नज़रिया एक बार फिर से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज दिया गया, कल अगर किसी कारणवश गिरावट आई तो लोग पैनिक भी होने लगते हैं। तो 1 साल का नज़रिया है, तो हर दूसरे दिन अगर आप पूछेंगे तो उसका
कोई उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी के लिए जिस फॉर्मूले के साथ बताया गया है उसको फॉलो करते हुए लीजिए। प्रदीप जी, आपकी राय यहाँ पर, और अभी अगर कोई नज़रिया लेना हो जहाँ पर खरीदारी करने की, तो क्या सलाह रहेगी आपकी? सर जेके टायर एंड इंडस्ट्री मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 535 में, मुझे लगता है कि 535 एंड अबव अगर सस्टेन होता है तो देन आपको बाय करना चाहिए, 535 से पहले नहीं है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो और अगर आपके पास है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, लेकिन जो मोमेंटम है वो स्टार्ट होगा 535 के ऊपर ही। सो 535 के अबव बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 485 में, और उसके इसमें टारगेट रहेगा मेरा ऑलमोस्ट 590 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 650 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो सकता है। व्यू लेके चलिए आप 4 से 5 महीने का, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है। फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। 4 से 5 महीने का व्यू यहाँ पर आपको रखना होगा, और लेकिन अभी नहीं खरीदना है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी 513 चल रहा है, यहाँ से 22 रुपये ऊपर 535 के ऊपर खरीदने की सलाह जो है प्रदीप जी की तरफ से दी गई है। 597 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 650, अभी 513.50 का भाव देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस आपने क्या बताया सर, एक बार फिर से बता दीजिए। तो स्टॉप लॉस रहेगा 485 में। 485, 485 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अभी नहीं, 22 रुपये ऊपर जो है जब 535 का लेवल क्रॉस करेगा उसके बाद से देखिएगा। नज़रें नोट डाउन करके रख लीजिए लेवल्स और बाकी चीज़ों को, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। एक ही है सर? जी 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 सर, ठीक एक ही है। तो ये 3 शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हो गए। जो है बहुत सारे हम लोगों ने जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उनमें आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देख सकते हैं। इस सेगमेंट को मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जो है हमको समाप्त करना चाहिए।